Hello my dear student, this is Bijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Once again I am here to teach you very interesting subject physics and your best YouTube channel न्यूमेरिकल की पाठशाला. चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कुछ दिन के ब्रेक के बाद. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो चीजें आपको जाननी है वो क्या क्या होती हैं, बहुत ही फील आने वाला इस चैप्टर में. सबसे पहले आपको जानना है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब देखो इसमें पढ़ना है आपको क्या क्या चीजें. मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है ना. मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद आपको फैराडेज लॉ जानने हैं. फैराडेज लॉ में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. इसके बाद आपको लेंज लॉ पढ़ना है. लेंज लॉ पढ़ना है. लेंज लॉ में आपको क्या जानना होता है कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट होती है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है. इस दोनों लॉ में इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में सीखेंगे, इंड्यूस्ड करंट के बारे में जानेंगे कि मतलब बिना किसी को टच किए उसके ऊपर फोर्स लगा देना है ना, वो वाला इशारों वाली बात हो जाएगी. मतलब कोई सामने है उसके ऊपर फोर्स लगा दो बिना टच किए हुए, मतलब उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर दो बिना टच किए हुए. तो इस तरह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इंड्यूस्ड एनर्जी जानी जाएगी. किसी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाना बिना किसी सोर्स की, बिना किसी डायरेक्ट सोर्स के, बिना किसी कनेक्टिंग सोर्स के, बिना किसी टच किए हुए, तो उस तरह की चीजों को इंड्यूस्ड बोलते हैं. ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में होने वाला है. आइए खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन है ना, सेल्फ इंडक्शन जानना है आपको, म्यूचुअल इंडक्शन जानना है आपको, म्यूचुअल इंडक्शन. तो ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे टॉपिक हैं इसमें जो आपको पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, मैग्नेटिक फ्लक्स. देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोरिलेट करने की कोशिश करो. आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते थे? जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें किसी सरफेस से पास करती थी, लेकिन किस सरफेस से? क्लोज सरफेस से पास करती थी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्लोज सरफेस से पास करती थी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स में भी कुछ ऐसा ही होगा. जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलेंगी. निकाल दिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. अब यहां पर एक सरफेस है, एक कॉइल है. इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कुछ इस तरह से पास कर रही हैं. देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास कर रही हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही है वो क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स होगी. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू द सर्कुलर कॉइल, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. अब देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? लिख लो, कॉपी पेन उठा लो, नोट्स कंप्लीट अच्छे से बनाते रहो. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज या सर्कुलर कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सर्कुलर कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो भैया देखो ये तो था मैग्नेटिक फ्लक्स. दूसरी चीज, इसी के मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के ही कॉन्सेप्ट को फैराडे साहब ने ऑब्जर्व किया, जिसको फैराडेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है. फैराडेज एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर. पहले तो आपने देखा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. वहां फाई क्या था? फाई ई लिखा करते थे आप, क्या या तो केवल फाई लिखते थे. यहां मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहां देखो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा. वहां पर फाई ई इज इक्वल टू क्या था? क्या था? ई ए कॉस थीटा.
तो यहां पर फैराडे एक्सपेरिमेंट या इसको फैराडे ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। फैराडे का एक ऑब्जर्वेशन था, वो क्या था? फैराडेज ऑब्जर्वेशन। कहानी की तरह इसको समझते जाओ, मजा आता जाएगा, फील आता जाएगा। फैराडे साहब ने सबसे पहले ये कहा कि भैया अगर एक आपके पास मैग्नेट है, क्या है? मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा जी, अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पाई जी इक्वल टू बी कॉस थीटा कैसे बना, या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस पर डिपेंड करता है, बी पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है और क्यों डिपेंड करता है, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहला इनका ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है और ये आपका सर्कुलर कॉइल है, तो इनका देखिए फैराडे ऑब्जर्वेशन का, इनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने कहा कि हम इसकी रेडियस, फैराडेज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कहा अगर हम इसकी रेडियस को कांस्टेंट रखें, रेडियस को कांस्टेंट रखने का मतलब इसकी एरिया को कांस्टेंट रखना, एरिया को अगर कांस्टेंट करते हैं और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी को चेंज करते हैं, या बी वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा। अगर बी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या फ्लक्स में चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है? दूसरी चीजें, एक चीज और, इसकी जो यूनिट होती है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में जान लो, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इसकी जो यूनिट है वो आपकी है टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसकी बी की यूनिट टकला, याद है, टेस्ला, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वेबर भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट वेबर भी होती है, तो इसकी यूनिट लिख लेना। अब इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन को समझो प्यार से। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो किया, उस ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है? फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा कैसे आया, कैसे इस पे फ्लक्स में चेंज आएगा, कैसे चीजें इंड्यूस्ड होंगी, कैसे चीजें इंड्यूस्ड होंगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। अब तो सबसे पहले इनका ऑब्जर्वेशन को समझ लो। इन्होंने बी को चेंज किया, या बी वेरी कर रहा है कहा, और इसके रेडियस को कांस्टेंट रखा, मतलब ये इसका साइज जो है, जो कॉइल का साइज है वो कांस्टेंट रखा। अगर कॉइल का साइज कांस्टेंट है और बी वेरी कर रहा है, मतलब बी वेरी करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ध्यान से समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स नहीं चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अगर ये वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है बी के चेंज होने से, पहली बात। अच्छा चलिए दूसरी बात, मैग्नेटिक जो फ्लक्स, दूसरा ऑब्जर्वेशन, फैराडे साहब का दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा समझना, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा? ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने कहा, सेकंड ऑब्जर्वेशन डायग्राम में यही रख रहा हूं, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ये जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, बी कांस्टेंट, डायग्राम बना लेना, बी कांस्टेंट बट एरिया इज वेरिएबल, आर की वैल्यू वेरिएबल बोले या तो, और चेंजिंग बोले, या इसको चेंज करते हुए दिखाया गया, या चेंज कर रही है। अब सोचो यहां पर बी की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, और इसकी एरिया को, मतलब इसको हम डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं, एरिया को, इसके वेरिएबल है। अब अगर एरिया को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी आई, फाई डबल डैश इज इक्वल टू बी कांस्टेंट है ए डैश कॉस थीटा, या केवल फाई डैश लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये दूसरे केस के लिए हो गया। तीसरी बात, तीसरा डायग्राम बना देता हूं, जैसे मान लो नॉर्थ और ये साउथ। अब यहां पर ये जो कॉइल है, कॉइल को हमने एंगुलर चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस तरह से पास करेंगी,
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास करेंगे। अब देख लो यहां पर ध्यान से समझना, अब इसको अगर एंगल में चेंज कर दिया, अभी तक ये ऐसे था, अब ये देख रहे हो ये ऐसे हो गया, मतलब एंगल इसमें जो चेंज आ रहा है, थीटा का अगर चेंज आ गया, थीटा का अगर चेंज आया तो थीटा के चेंज होने से यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब 3 तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ऐसा बताया था फैराडे साहब ने। मतलब 3 चीजें, चाहे थीटा चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ये चेंज करो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तब भी फ्लक्स चेंज होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो 3 बातों पर निर्भर करता है, ए पर, बी पर और थीटा पर डिपेंड करता है। अच्छा, और भी इसमें बेसिक बातें क्या हैं, आज केवल बेसिक चीजें बताऊंगा। दूसरे लेक्चर में हम तीनों लॉ पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा तीनों लॉ एक ही वीडियो में आप देखेंगे। तो इसमें केवल बेसिक चीजें बता रहा हूं कि फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स के बिहाफ पर ही आप आगे चल के, फ्लक्स के चेंज के बिहाफ पर ही इंड्यूस्ड चीजें जनरेट होती है। फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कोई भी चीज इंड्यूस्ड नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो एक चीज और सीखें आप, क्या सीखें, फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सबको पता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा, और एक प्लेट है, एक सरफेस है, इस तरह से रखा हुआ, ये तो हो गया बी। अब इसकी जो एरिया होगी, ये जो सरफेस, ये जो प्लेट है एक तरीके से मान लो, अब इसकी एरिया कैसे रखी है, ऐसे ले लो। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और एक प्लेट आपका इस तरह से रखा है, तो देखो इसकी एक सरफेस, इसका एक सरफेस ही हो जाएगा, इसका सरफेस ही हो जाएगा। एरिया वेक्टर याद है, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन इस सरफेस के इधर, तो इस सरफेस की एक एरिया तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस सरफेस की एक एरिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन। अब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, पहला केस, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 मिलेगा। मतलब फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 क्या होता है, 1 मिलेगा। मतलब और इसी को बोल सकते हो मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स इसी में मिलता है। मैक्सिमम फ्लक्स की जो कंडीशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लक्स नहीं, लक्स वो ऐश्वर्या पहले ऐड किया करती थी, अब पता नहीं कौन करता है, करीना कैटरीना, कोई भी करता हो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, पहली कंडीशन हो गई थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है, अगर आप देखें सेकंड केस, सेकंड केस में मैं ये बोलने जा रहा हूं, सेकंड केस में ये बोलने जा रहा हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेकिन आपका जो सरफेस है ऐसा हो गया, ऐसे। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, इसमें पूरे से पूरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही थी, लेकिन इस सरफेस को, इस प्लेट को इस तरह से रख दिया जाए, इस प्लेट को इस तरह से रख दिया जाएगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो होंगी ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगी, कुछ एक आध हो सकता है टच करें। अगर इस तरह से निकल जाएंगी ऊपर से नीचे से मैग्नेटिक फील्ड, और इस सरफेस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऊपर या तो परपेंडिकुलर नीचे, मतलब यहां से इसकी एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो गया भाई। अभी ऐसे था तो उस डायरेक्शन में एरिया परपेंडिकुलर हो रही थी सरफेस के, लेकिन आपका सरफेस ये है तो एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा ए। एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन गया 90, मतलब हो गया सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा,
कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। क्यों जनरेट नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी इस तरह से निकल जाएंगी, इससे कोई स्ट्राइक नहीं करेगी, तो फाई इज इक्वल टू 0। इस केस में फ्लक्स जनरेट ही नहीं होता। अच्छा, तीसरी बात, तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नो। बहुत आसान है यार, कुछ खास बात है नहीं। देखो तीसरी बात, तीसरी कंडीशन, अब ऐसे बताया गया, क्या बताया गया, क्या बताया गया, क्या 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 क्या, केस थर्ड, केस थर्ड कह रहे हैं कि भैया ये सरफेस प्लेट जो है ऐसे रखा था, प्लेट ऐसे रखा था, लेकिन मैं प्लेट ऐसे रखा था, एरिया का डायरेक्शन ये था, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई ऐसे निकल ली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने सब आई ऐसे निकल ली। अब क्या करें? कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, इस एरिया के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करो। ये बी, अब देखो यहां पर एरिया और बी में एक एंगल बन रहा है, एरिया और बी में एक एंगल बन रहा है थीटा। बहुत अच्छे। इसके दो कंपोनेंट, मतलब बी ऐसे है तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा भैया बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एरिया की डायरेक्शन में ही, एरिया की डायरेक्शन में ही अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेना होता है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन वाली देखे जाए तो ये भी इसी डायरेक्शन में, एरिया भी, तो लिख दो फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ये बात है, थीटा डिपेंड करेगा, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे ना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्लक्स कमजोर होता जाएगा। मतलब cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 कहीं क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी, है ना। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, है ना। बहुत दिनों बाद आज क्लास स्टार्ट किया हूं, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तीनों, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और लेंज लॉ। चलो एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लिया हमने। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नो, ये हमारा रहा एक क्या, एक सर्कुलर कॉइल की रेडियस 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कुछ पास कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 टकला, ये था, ठीक। और ये 2 मीटर रेडियस, ये इस तरह से रखा हुआ, इसकी रेडियस है 2 मीटर। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से 30 डिग्री बनाती हुई जा रही थी, तो आपको बताना है फ्लक्स। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, B इज इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 टकला, और भाई R इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर। तो ये सर्कल है ना, सिंपल सी बात है, सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4। सिंपल सा क्वेश्चन ले आओ बस। तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा फार्मूला, बी ए कॉस थीटा अप्लाई कर दो। बी कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ए कितना, पाई इंटू 10, पाई इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। अब देखो 2 इंटू पाई इंटू 4, 2 4 जा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कॉस 30 √3/2 होता है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 √3 पाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 √3 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। तो इस तरह से बहुत बेसिक से क्वेश्चंस इसमें सीधे पूछे जा सकते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी पूछे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।